5 चरण के चुनाव के बाद सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि 5 चरणों के बाद इंडी गठबंधन परास्त हो गया है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन के पक्ष में अंडर करंट लग रहा है। केजरीवाल भी इंडी गठबंधन को 300 सीटें मिलने की बात कह रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। 5 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अपने दावे हैं। मतलब अब पूरी लड़ाई नंबर गेम पर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जहां इंडी गठबंधन के लिए अंडर करंट की बात पहले ही कर चुके हैं, तो पीएम मोदी का कहना है कि पहले चरण में विपक्ष पस्त हुआ, उसके बाद ध्वस्त हुआ और 5वें चरण में परास्त हो गया है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था, इसके बाद के चरणों में ध्वस्त हुआ, 5वां चरण हुआ, पूरी तरह परास्त हो चुका है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह का मानना है कि 5 चरणों के बाद बीजेपी को 310 की लीड है। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब पूरी लड़ाई नंबर के रार पर है। एनडीए अभी 400 पार के दावे के साथ है, वहीं विपक्ष बीजेपी को महज 143 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा। कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। ये सरकार बदलने जा रही है। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बहरहाल सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हैं कि आखिर जनता ने क्या फैसला सुनाया है। वहीं अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में विपक्ष एनडीए पर नंबर गेम की बात कर मनोवैज्ञानिक प्रेशर डाल रहा है। वहीं एनडीए 400 की रट के साथ एक नई करवट की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा, बड़ा दिलचस्प पहलू है। यूं तो एग्जिट पोल के जरिए तमाम एजेंसियां ओपिनियन पोल के जरिए ये आंकड़े रखती थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अब ये भविष्यवाणी कर रही हैं। तो दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है कि बाकायदा नंबर गेम के आधार पर बात हो रही है। इसकी वजह भी है, नंबर से शुरुआत हुई थी, फिर नंबर से शुरुआत का नंबर से जवाब दिया जा रहा है। तो दिलचस्प बातचीत इस पर हो सकती है। और बातचीत में मेरा सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। ऋषभ जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये आंकड़ा आता कैसे है, 310, 370, कि जो भी आंकड़ा आ रहा है, या उससे पहले 270 का एक आंकड़ा आया था, तो ये आंकड़े लाने का क्या तरीका होता है? मेरी भी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, वो भी मैं अनुभव साझा करूंगा, लेकिन पहले आप बताएं कि बीजेपी के पास ये आंकड़ा कैसे आया। धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। देखिए, ये आंकड़ा तब आता है जब गारंटी इंप्लीमेंट होती है और आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। ये आंकड़ा तब आता है जब ईवीएम हैक नहीं, दिल हैक होता है। और मोदी जी के कामों ने लोगों के दिल को हैक किया है। मैं ग्राउंड जीरो पे भी रहा हूं इलेक्शन में और अभी भी हूं, और मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि जब गांव-गांव घूमना शुरू किया और वैसे गांव में जहां पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा, वहां लोगों ने खुले दिल से हमारा स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि आपने हमें अनाज दिया, मजबूरी में नहीं, हमें मजबूत करने के लिए अनाज दिया, और उसका मजाक किसी ने बनाया तो विपक्ष ने बनाया। आपने हमारे सर को छत दिया, उसका मजाक किसी ने बनाया तो विपक्ष ने बनाया। हमारे घर को नल से जल दिया, उसका किसी ने मजाक बनाया तो विपक्ष ने बनाया। तो जब ऐसा आशीर्वाद मिलना शुरू होता है तो ये आंकड़े भी निकलने शुरू होते हैं। और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है सर, ये हमारा विश्वास है, हमारा किया हुआ काम है, जो जनता के द्वारा हमें प्यार के रूप में मिल रहा है। नहीं, ये ठीक है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं ये 300, 310, 370 जो दरअसल एग्जिट पोल का काम होता है, एजेंसीज के काम होते हैं। कल मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक तरीका भी बताया। आप मुझे कोई नया तरीका बताना चाहेंगे जिसमें किस तरीके से ये आंकड़े, और एग्जैक्ट पोलिंग के बाद में आपने ये नहीं कहा कि 400 से ज्यादा सीटों पर हो गया तो सब मिल रहा है। गृहमंत्री जी बाकायदा एक स्पेसिफिक आंकड़ा 310 बोलेंगे या 270 बोलेंगे। ये महत्व की बात होती है कि इस आंकड़े पर कैसे आते, बाकी की सीटें छोड़ रहे हैं लेकिन कुछ सीटों पर जीत रहे हैं, तो ये आंकड़ा कहीं से तो एनालाइज किया गया होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से बूथ स्तर पर अपने संगठन को खड़ा की हुई है, और हमारा ये हमेशा से नारा रहा है, मेरा बूथ मजबूत, और बूथ जीता तो चुनाव जीता।
और बूथ के जो कार्यकर्ता हमें फीडबैक देते हैं, सपोज आपके बूथ में 300 लोग वोट कर रहे हैं और 300 में से जब आपके पास 200 आके आपके पास पर्ची लेते हैं तो स्वाभाविक बात से आपको एक आकलन दिखना शुरू हो जाता है। तो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का ये मेहनत है, हमारे लोकसभा के संयोजकों का ये मेहनत है। और चुनाव के बाद भी हम बैठते नहीं कि चुनाव खत्म हो गया चलो बैग पैक करें निकल गए दूसरी ओर। चुनाव के बाद हम आकलन करते हैं कि एक एक बूथ पे क्या राज बिहारी जी इस तरह के कई चुनाव कवर कर चुके हैं, मैं जानता हूं कि वो पॉलिटिकली बड़ी गहरी समझ रखते, तो उनसे मैं इसकी एनालिसिस समझूं उससे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। ईशान जी, आप भी मुझे बताएं, एक आंकड़ा आपके अलायंस की तरफ से भी रखा जा रहा है, 300 पार की बात कही जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कॉन्फिडेंट हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, केजरीवाल तो बाकायदा आंकड़ा बता रहे हैं बीजेपी की तरह, तो इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि आंकड़ा कैसे? प्रवीण जी देखिए, इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि 4 जून को जब सरकार बनेगी और जो भी सरकार बनेगी, जब आप अपना शो करेंगे यही वाला 4 जून को रात को, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उनको पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने का काम करेंगे और हम सब करेंगे साथ में। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मुद्दों का चुनाव लड़ा है। हमने चुनाव लड़ा है जो देश के आम जनमानस के मूल मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, लोगों की शिक्षा है, लोगों का स्वास्थ्य है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, देश में इतनी महंगाई है, इस पे हमने अपना पूरा मुद्दाधारी चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे चुनाव लड़ा है मैं आपको बता देता हूं, और फेज बाय फेज आपको मैं बता देता हूं। पहले फेज के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करने लगे। दूसरे फेज के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी मांस, मटन, मीट, मछली और मुसलमानों की बात करने लगे। तीसरे फेज के बाद ये बोलने लगे कि अरे आपकी भैंसिया कोई ले जाएगा, दो भैंसिया अगर हैं आपके पास तो एक भैंस को कोई ले जाएगा। और उसके बाद जो आंखों के सितारे हैं उनके, अडानी जी और अंबानी जी, उनका नाम तक ले दिया कि वो बोरों में पैसे भर भर के ट्रकों में कांग्रेस पार्टी के पास भिजवा रहे हैं, और ईडी और सीबीआई कुछ नहीं कर पा रही इस बात में भी। चौथे फेज के बाद वो रो भी दिए, और उसके बाद वो बोलने लगे कि मैं तो हिंदू मुसलमान राजनीति अगर करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने की कोई वो गुंजाइश ही नहीं है। तो अरे जनाब, आप खुद हिंदू मुसलमान राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, और उसके बाद आप गजनी की तरह कह रहे हैं कि मैं अगर हिंदू मुसलमान राजनीति करूंगा, और 4 घंटे बाद आप दोबारा वही काम कर रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि 5वें चरण के बाद तो ये और रोएंगे, और अभी खिसियाहट। अच्छा ईशान जी, मैं आमतौर पर जब मेरे मेहमान बोलते हैं तो मैं प्रवक्ताओं को पूरा मौका देता हूं कि आप जो भी अपना एक बनाकर लाए वो सारा बोल लें, लेकिन मेरा मूल सवाल जो है वो अब भी बरकरार है, ये आंकड़ा कैसे? आप इसका भी जवाब दे तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आंकड़ा, हाँ, संक्षिप्त में आंकड़ा दे देता हूं मैं आपको। जब देखिए हमारे जितनी भी रैलियां होती हैं उसमें जिस तरह की भीड़ आती है, हमारे सर्वे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे होते हैं, उस सर्वे में आदमी को, पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को पता चल जाता है कि कितनी मार्जिन से कितनी सीट पे या तो ये वो सीट फंसी हुई है या वो सीट निकल रही है, और कितने मार्जिन से हम जीत रहे हैं। और इसका अभी हमने एक उदाहरण देखा, फूलपुर में एक रैली थी महागठबंधन, हमारे गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, जिसमें हमने देखा कि लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। अभी दिल्ली में एक रैली हमारी हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि पूरा मैदान भर गया था, लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। तो जब जनादेश हमें मिल रहा है, जब पूरा एक पर इस आधार पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनके रोड शो रैलियों में भी तमाम लोग टूट कर आ रहे हैं, और ये तो बहुत धुआंधार, योगी आदित्यनाथ, ये 3 चेहरे तो लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो देखा कि लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारे पास रोजगार नहीं है, तो पैसा दिया गया हमें रैली में आने का, तो इसलिए भी आ रहे हैं। कई वीडियोस इस तरह के भी सामने आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का पटका डाला हुआ आदमी कह रहा है कि मैं आया तो हूं मनोज तिवारी की रैली में, लेकिन मैं वोट दूंगा कन्हैया कुमार को। तो खैर चलिए, ये देखिए ये विषयांतर भी हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, इस पर हम दोनों बहुत लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन राज बिहारी जी, क्योंकि पत्रकारिता में आपका बहुत लंबा करियर रहा है, आपने कई चुनाव कवर किए हैं, इस तरह के दावे, और मैं इसलिए इसको गंभीरता से लेता हूं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले चुनाव में भी, चुनाव के दौरान ही जब जो आंकड़े बताए, वो बाद में आंकड़े तमाम एग्जिट पोल से ज्यादा सटीक बैठे। तो कोई एनालिसिस का कोई तरीका होता है, ये कॉन्फिडेंस जब दिखाया जाता है इसके पीछे, जैसा ऋषभ जी भी बता रहे हैं या हम भी कल बात कर रहे थे तो बताया गया कि कई एजेंसीज होती हैं, उनसे इनपुट लिया जाता है, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे इनपुट लिया जाता है, और उसके आधार पर ये कॉन्फिडेंस शो किया जाता है। कैसे, आप कुछ थोड़ा मैकेनिज्म पर रोशनी डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो भी कोई चुनाव आता है वो पार्टियां अपना लक्ष्य तय करती हैं।
लक्ष्य तो होता है सरकार बनाएंगे हम, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 400 पार, एनडीए 400 पार और बीजेपी 330 के पार। तो अगर पिछला चुनाव भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बीजेपी 303 पार, बीजेपी 300 पार तो 303 सीटें आई। दूसरी बात यह है कि जब कोई पार्टी लक्ष्य तय करती है तो उसके हिसाब से उम्मीदवार तय किए जा जाते हैं, कौन उम्मीदवार जीत सकता है, किस उम्मीदवार के लिए समीकरण बन रहे हैं। बाकी जो बातें कर रहे हैं वो बातें बहुत ज्यादा हवा में है कि दूसरी पार्टी का ये हो रहा है, दूसरी पार्टी का वो हो रहा है। अभी जैसे हम अरविंद केजरीवाल का सुन रहे थे कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। कौन सा इंडिया वैसे गठबंधन है? पंजाब वाला गठबंधन है, केरल वाला गठबंधन है, पश्चिम बंगाल वाला गठबंधन है, कौन सा वाला इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है? ऋषभ जी अभी खुद महागठबंधन बोले और फिर सुधारते हुए इंडिया बोले। मैं आऊंगा इस पर, उनसे सवाल लूंगा। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने साफ कह ही दिया कि अगर सत्ता में मैं आऊंगा ऋषभ जी, आपके पास आऊंगा जी। तो बात और यह है कि ईशान जी माफ कीजिएगा, अपने आंकड़े हैं सबके। और मुझे बड़ी मतलब ये अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी खुशफहमी में है कि उनकी सरकार आ रही है, 4 जून तक बना भी रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबको पता होता है हमारी जमीन कहाँ है। अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में जी, उसमें रायबरेली और अमेठी को छोड़ दे तो किसी कोई चर्चा ही नहीं है। वाराणसी में मोदी के सामने कौन खड़ा है कांग्रेस का उम्मीदवार लोगों को मालूम ही नहीं होगा। और इसी तरह से जो समाजवादी पार्टी के 3-4 बड़े नेता हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी चर्चा ही नहीं हो रही है किसी की। ठीक कौन है, कहाँ खड़ा है। इसको समेट के जरा रखते हैं इस सवाल को। ईशान जी, एक तरफ स्पेसिफिक जीतने वाले उम्मीदवारों का चयन करके फटाफट अपनी लिस्ट को जारी करने वाली बीजेपी, दूसरी तरफ गठबंधन में कौन साथ आएगा नहीं आएगा को लेकर जूझने वाली कांग्रेस कई जगह पर और अच्छी बात है, स्ट्रेटेजिकली कई रणनीतिकार मानते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सही कदम उठाए गए, एक कदम आगे बढ़े हैं, कई जगह पर समझौते किए हैं। लेकिन इन समझौतों के बीच में अस्तित्व को बचाना और चुनाव को जीतना, कोई आंकड़ा पा लेना, ये दोनों विरोधाभासी बातें लगती हैं। रविंद्र जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और देखिए किस तरह से, एक मिनट राज जी आ रहा हूं, ईशान जी पूरा कर ले अपनी बात जी, बोलिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और कई मीडिया के सम्मानित साथियों ने हमारी ये कोशिश करी कि कैसे भी इस गठबंधन में फूट पड़ जाए, उसका नाम बदलने की बात करी, कभी ये पार्टी इसमें आ रही है, कभी वो पार्टी नहीं आ रही है। लेकिन आफ्टर ऑल एक कहावत है प्रवीण जी, एवरीथिंग इज वेल विच एंड्स वेल। तो जिस तरह से गठबंधन, हमें भी उम्मीद नहीं थी, मैं आपको सही बताऊं, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि पहले चरण से पहले कि हमें इतना बड़ा जनादेश मिलने वाला है। हम तो जनादेश की तरफ बढ़ रहे हैं इस समय, हमें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से फेज आगे बढ़ते गए, हमारे साथ लोग जुड़ते गए और हमारे साथ देश की जनता जुड़ती गई, देश की जनता भी चुनाव लड़वा रही है हमें, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए रास बिहारी जी की बात पे। वाराणसी में अगर इन्होंने सुना हो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लड़ रहे हैं, ठीक है, अजय राय जी लड़ रहे हैं, वो भी जानते हैं। अजय राय जी की राजनीति जी, घर से लेके घाट तक की राजनीति है। जी। वो धरातल के नेता हैं, वो हवा में नहीं रहते हैं मोदी जी की तरह, वो फ्लाइटों में बैठ के नहीं हर टाइम बाहर घूमते रहते हैं। जब कोरोना का समय था ना रास बिहारी जी, और लाशें नहीं जल पा रही थी उत्तर प्रदेश में, तो अजय राय जी खड़े हुए थे एक एक घाट पे, सारी लकड़ियों का जुगाड़ करवा रहे थे, जितने भी अंतिम संस्कार थे अजय राय जी करवा रहे थे। उस समय बनारस की जनता में उनका सांसद गायब था, तो बनारस की जनता इस बात का जवाब देगी। अब आइए किस बारे में हम बोल रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से हम शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने नया कश्मीर बना दिया और एक भी सीट लड़ने का काम नहीं कर रही है। पंजाब में आइए, लेकिन बारामूला में 56%, 59% मतदान होता। बारामूला में अच्छा खासा मतदान हुआ, इसको बीजेपी प्रमोट भी कर रही है अपनी रैलियों में। नहीं प्रमोट करे तो चुनाव तो लड़े, चुनाव नहीं लड़ना उनका स्ट्रेटेजिकल फैसला हो सकता है, लेकिन चुनाव वहां पर निर्बाध रूप से हो रहे हैं। बैलेट और बुलेट की लड़ाई में बैलेट जीतता दिखाई दे रहा है। चुनाव से भागना बोलते हैं, हमारे भगौड़ा बोलते हैं ऐसे लोगों को, तो हम जो चुनाव नहीं लड़ते उनको भगौड़ा बोल दिया जाता है। और देखिए अब आइए पंजाब में इन्होंने अकालियों के साथ कोशिश करी बड़ा गठबंधन हो जाए, अकाली इनको छोड़ के चले गए, वहां इनकी एक भी सीट नहीं आ रही है। हिमाचल में जिस तरह से हमने अपनी गारंटियों पर डिलीवर किया है, वहां पे भी ये सीटें हार रहे हैं। और ये जितना भी नॉर्थ इंडिया है जहां ये मैक्स आउट किया हुआ है बीजेपी ने, वहां बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है।
और आप दक्षिण में देखें तो दक्षिण में कर्नाटक में इनकी ज्यादा सीटें थी, इस बार हमारी इनकी 8-10 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। केरला में और तमिलनाडु में ये खाता नहीं। ठीक है, आपने अलग अलग सीटों के लिहाज से अपनी बात रखी है। ऋषभ जी के पास बहुत सारे इसके जवाब, क्योंकि कई बातें सीधे डायरेक्ट उनके लिए सवाल भी हैं। ऋषभ जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। आपने बातें सुनी, ईशान त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता जो कुछ कह रहे थे। अब मेरा सवाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पर बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, वाराणसी में कौन खिलाफ है, जम्मू कश्मीर का, इस पर बड़ी बात की, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं ऋषभ जी जो अचानक से अलग अलग चरणों में देखने को मिले और ऐसा लगा कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को एलिवेट किया और एग्रेसिवली सामने आए। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई पकड़ ढीली ना हो जाए, इसीलिए ये अंदाज जो है बदलता जा रहा है और तीखे बयान आते चले जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आभास हुआ बीच में कि हाँ, विपक्ष भी लड़ तो बहुत जम कर रहा है? देखिए, आपके मैं प्रश्न का जवाब देता हूं, क्योंकि हमारे काबिल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही जो चिराग तले अंधेरा वाला साबित हो रहा है। इन्होंने कहा भगोड़े, जो चुनाव नहीं लड़ते वो भगोड़े। अब आप अमेठी की बात करेंगे, मैं बहुत सारी बातें हैं जो प्लीज मुझे उसको प्लीज सर मुझे मौका दीजिए। चलिए बोलिए, जरूरी है, जनता आपका देख रही होगी। उन्होंने कहा भगोड़े, चुनाव नहीं लड़ता वो भगोड़े होते हैं। तो राहुल गांधी जी को हम भगोड़े कहे या ना कहे, अमेठी छोड़ के वायनाड भागे थे। प्रियंका गांधी जी चुनाव नहीं लड़ी है ना रायबरेली ना अमेठी से, तो वो भगोड़ी कहलाएंगी क्या? ऐसे कई आपके कांग्रेसी जो टिकट लौटा दे रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको क्या भगोड़े कहेंगे क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट विषय, इनके अधीर रंजन चौधरी ये गठबंधन की मजबूती की बात करते हैं। इनके अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कहते हैं कि बीजेपी को वोट दे देना पर टीएमसी को वोट मत देना। ये इनका गठबंधन प्रेम है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा वाराणसी में कौन खड़ा रहा। वाराणसी की एक एक जनता को पता है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बनारस में क्या विकास हुआ है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए ओपन टू है बनारस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि कांग्रेस को बोलने दीजिए, उनको कम से कम ये 10 दिन तो अवसर दीजिए खुशी मनाने का। 4 जून के बाद ये ईवीएम का रोना रोएंगे, लोकतंत्र हत्या का रोना रोएंगे, तो इनका नैरेटिव उस समय चेंज हो जाएगा। अभी कम से कम खुशी मना ले। अब आपकी बात मैं करता हूं कि किस स्पीड से आप चुनाव को अपलिफ्ट कर रहे हैं या आपके अंदर क्या चल रहा है। सर फर्स्ट डे से और 1 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी थी। और हम केवल चुनाव जीतकर सत्ता सुख के लिए नहीं आते हैं सर, सेवा भाव से आते हैं और सेवा करना परम सिद्ध हमारा अधिकार कर्तव्य भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने एक एक बूथ के कार्यकर्ता से भी संवाद किया है, संयोजकों से भी संवाद किया है, और कोई भी मौका हम नहीं छोड़ना चाहते। और ये क्यों छोड़े, बिल्कुल जिम्मेदारी से हर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और किसी, हम तो उन परिवार के घमंड में नहीं रहते कि पूरा देश मेरा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनसे कनेक्ट बनाकर चुनाव लड़ा गया, ये बात आपने कही। वैसे मुझे रासबिहारी जी के पास जाना, लेकिन ईशान जी मैं चाहूंगा संक्षेप में, क्योंकि आप इसमें कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें संक्षेप में। मेरे भाई ऋषभ भाई ने अभी चिराग की बात करी। 2014 में भी एक वादा किया था और मैं 2 लाइनें बोल देना चाहता हूँ। कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वादे किए गए थे, कुछ गारंटियां बोली गई थी 2014 में भी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 करोड़ नौकरियां ये आज तक नहीं दे पाए। 35 रुपए का पेट्रोल करने का वादा किया था, वो 100 रुपए के पार हो गया है। सिलेंडर की बात ये लोग करते थे, सिलेंडर ढो ढो के घूमते थे सर पे, वो आज 410 रुपए का 2014 में था, आज 1100-1200 रुपए का हो गया। अर्थव्यवस्था की बात करते थे, अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी चोट नोटबंदी ने पहुंचाई। प्रधानमंत्री जी एकदम से नोटबंदी कर देते हैं। और ईशान जी विश्वास करिए, आप मेरे जितने शो उठाएंगे आपके प्रवक्ताओं ने सारे मुद्दे रखे, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं जो चूका होगा। नहीं गिनवा पाएंगे। अब आइए अमेठी की बात पे, अमेठी पे क्योंकि हमारे नेता के बारे में इन्होंने बोला तो जवाब देना। हाँ दीजिए ना संक्षेप में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसी पे बोलिए। देश में एक ऐसे लौते नेता हैं जो नॉर्थ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर से भी लड़ रहे हैं और दक्षिण से भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी विंध्याचल से नीचे जाने में तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे साउथ से, हमें पता है। आप भर देते, समय था स्मृति ईरानी जी की, अगर अगर वो इतना ही चाहती हैं, सिर्फ राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो समय हम दक्षिण पर एक बात कर सकते हैं, और हमने काफी चर्चा की है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली बीजेपी चली है। लेकिन प्लीज ईशान जी, समय सीमित रहता है, मैं चाहूंगा रासबिहारी जी भी आपके साथ पैनल में बैठे हैं, आप बाकी मेहमानों का खुद ही आप लोग सम्मान करें, नहीं तो सारी बात मुझ पर आती है कि मैंने बोलने का अवसर नहीं दिया। रासबिहारी जी, ये क्या सही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, और क्या आपको लगता है कि ये 400 पार का आंकड़ा रिवाइज होगा, 7 चरण
होते होते? नहीं, अभी तक जिस तरह का चुनावी माहौल है और जो वोटों का समीकरण बन रहा है सीट वाइज, उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ईशान त्यागी बात कर रहे हैं कि मैं कई बार सोचता हूँ कि कांग्रेस आखिर क्या सोच रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो पिछले लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पे पहले नंबर पर रही थी, आज वो 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, कह रहे हैं साउथ में आप भी कहाँ है, कर्नाटक के अलावा अगर देखेंगे तो आप भी कहाँ, कांग्रेस भी कहाँ है। कांग्रेस तो अपनी जमीन खुद छोड़ती जा रही है। और कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस के नेता जो निर्णय कर रहे हैं वो बंगाल में नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो पे काली पोत रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए अचानक, कई विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। और कांग्रेस बड़ी खुशफहमी में है कि हम तो मोदी को हटा देंगे। किस दम पे मोदी को हटाने की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जनता को समझ। ईशान जी, बिहार, उत्तर प्रदेश में आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमाम राज्यों में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े और अभी अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप कंपेयर करें कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन स्ट्रांगली लड़ रहा है? प्रवीण जी, मेरे भाई ने अभी बोला कि हम साउथ में कहाँ हैं कर्नाटक के अलावा, तो मैं बता देता हूँ तेलंगाना में भी हमारी ही सरकार है। और आंध्र प्रदेश में जिस तरह का भी हम परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो देखिएगा, आप सब अचंभे में रह जाएंगे। दूसरी बात देखिए, जब गठबंधन एक बनता है ना, एक परिवार, प्रवीण जी, ऐसे नहीं चलता है कि एक वन मैन शो होता है। परिवार चलता है, साथ में आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपने साथियों के साथ। कुछ बड़े भाई भी होते हैं, कुछ छोटे भाई भी होते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो साथ लेके चलने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और वो लोग परिवार की बात ना करें जो अपने परिवार को कई वर्ष पहले छोड़ के चले गए थे। मैं बोलना नहीं चाहता कौन लोग हैं जो छोड़ के चले आए और उसके बाद परिवार की इज्जत करना नहीं जानते हैं। और उसके बाद इन्होंने एक बार आखिरी बात बोलूंगा, ऋषभ भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एग्रेसिवली चुनाव कैंपेन किया, इलेक्शन मोड में थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक ही काम तो जानते हैं, 7x24x365 एक ही काम करते हैं वो 365 दिन, सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। ये जो गारंटियां मैंने अभी इनकी गिनवाई थी 2014 वाली, इन पे तो ये डिलीवर कर ठीक है ऋषभ जी, उसके बाद नहीं ऋषभ जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं सर, इन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो साउथ में उनका रोल क्या है। आज भी सबसे ज्यादा सांसद साउथ में हमारे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि परिवार जो छोड़ के, मैं समझ रहा हूँ कि इशारा किधर है, तो मैं इशारों में ही बता देता हूँ। जिसके लिए पूरा देश परिवार हो और जो पूरा देश अपने आप को उसका परिवार कर रहा हो, उसे कोई एक पर्टिकुलर परिवार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जो एक परिवार अपने देश में अपने सत्ता को घर की जागीर समझता था, जो केवल परिवार को ही परिवार मंत्री समझता था, वो कतई पूरे देश को परिवार नहीं समझता था। लेकिन जो देश का एक मुखिया है जो एक जनता को अपना परिवार मानता है, उसके सुख दुख में उस पे आएगा। प्रियंका महासचिव है, वो महासचिव, वो बड़े नेता चेहरे के तौर पर खैर नहीं कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी चुनाव नहीं, ठीक है, वो फिर अभी उनका जवाब आएगा महासचिव के तौर पर, कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर, हिमाचल और कर्नाटक की जीत के चेहरे के तौर पर प्रियंका ही सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं है, परिवार के हिस्से तो और भी लोग हो सकते हैं। तो प्रियंका एक बड़ा चेहरा थी, बहुत सारे आप लोगों की भी कार्यकर्ता के तौर पर एक्सपेक्टेशन रही होगी। तो ये एकदम एक विषय। हाँ ऋषभ जी, फटाफट बोले। जो एक बड़ा भाई छोटा भाई की बात, गठबंधन धन की बात कर रहे हैं, ये पूरा देश देखा है कि जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का कम सीट रहा, हमने ही बड़ा भाई की भूमिका निभाई। चाहे आप उसके बाद अगर महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे, हमने भी गठबंधन धर्म अच्छा निभाया, हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये वो पॉइंट होता है हमेशा मेरी चर्चा में, जिसके बाद एक नई चर्चा की शुरुआत की जा सकती है और लंबा जाता है। मैं जानता हूं कि आपको भी अभी मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब दे रहे हैं और बहुत सी बातें आप कहना चाहते हैं। समय सीमित है, क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो नए नए टारगेट रिवाइज होते जाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 400 पार के आंकड़े पर 5वें चरण के बाद भी बने हुए हैं और यहां तक कि अब तो 310 सीटें आ रही हैं, ये भी कह चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह।